बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़ी। अच्छी खबर यह है कि लाहौर के करीब दुबई तर्ज का एक नया शहर बनने जा रहा है, और बुरी खबर यह है कि ये शहर वही बना रहे हैं जिनसे अब तक BRT का एक मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। रावी किनारे नए शहर की तामीर को हुक्मरान जमात अपना लैंडमार्क मंसूबा करार दे रही है। अब ये नहीं मालूम कि बगैर समंदर के दुबई तर्ज का शहर बनेगा कैसे और इसमें पानी के जहाज कैसे चलेंगे। तो अल्लाह ना करे इस मंसूबे का भी वही हशर हो जो अंडों, कट्टों और बच्चों से मौशत ठीक करने वाले फार्मूले का हुआ था। हाँ साहब ने कम अज़ कम उस वादे पर अमल किया होता तो आज 2 साल गुजरने के बाद यानी अंडों, कट्टों और बच्चों के मंसूबे पर संजीदगी दिखाई होती तो बहुत से पाकिस्तानी आज अरबपति बन चुके होते। अब सरकारी तर्जमान ये भी दावा कर रहे हैं कि नून लीग इस मंसूबे को अपना मंसूबा करार देगी, यानी ये कहेगी ये मंसूबा नवाज शरीफ के दौर में शुरू हो गया था। यानी एक बार फिर हुक्मरान जमात पुराने मंसूबे पर अपनी तख्ती लगाकर उसे अपने नाम कर लेगी। तो जो लोग लाहौर में रहते हैं उन्हें मालूम है कि रावी किनारे नया शहर आबाद करने का मंसूबा वाकई नया नहीं है। तो रावी किनारे नया शहर आबाद करने का मंसूबा 1949 में बना था। 70 बरस में नए शहर की तामीर नहीं हो सकी। तो हर हुकूमत जब आती है तो रावी के किनारे नया शहर आबाद करने का मंसूबा बनाती है, लेकिन एक तवील अरसे तक भारत रावी में इजाफी पानी छोड़ता रहा, जिसकी वजह से रावी के किनारे हमेशा गैर आबाद रहे, बल्कि पानी फैलकर कई इलाकों को तबाह व बर्बाद करता रहा। अब मसला ये नहीं कि मंसूबा किसका है, असल खदशा तो ये है कि जिनसे 6 महीने में बनने वाला BRT मंसूबा नहीं बना। लाहौर में कई माह से सड़कें खुदी पड़ी हैं। गुलबर्ग में एक अंडरपास जो है वो काफ़ी अरसे से ज़ेर तामीर है, वो मुकम्मल नहीं हो सका। तो वो नया शहर कैसे बनाएंगे। तो जिस वज़ीर आला पर शराब का लाइसेंस देने और करोड़ों रुपये रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है, जिसके अपने फ्यूचर पर सवालिया निशान लगे हुए हैं, वो नया शहर बना रहे हैं जिनसे पुराना शहर संभल नहीं रहा। लाहौर की जो हालत है 2 साल पहले जो थी और 2 साल बाद जो है वो तो लाहौर में रहने वाले आपको बेहतर बता सकते हैं, जिनसे बने बनाए शहर नहीं संभल रहे, वो नया शहर बनाने जा रहे हैं। अब नैब ने शराब के गैर कानूनी लाइसेंस के मामले में उस्मान मुजार को जो सवालनामा भिजवाया है उसके मुताबिक उनसे पूछा गया है कि आपने खिलाफ कानून लाइसेंस के असूल के लिए मुबैना तौर पर 5 करोड़ की रिश्वत दी है। यानी निजी होटल ने शराब की फ़रोख्त के लिए L2 कैटेगरी लाइसेंस के असूल के लिए महकमा एक्साइज में दरख्वास्त दी। निजी होटल के खिलाफ या निजी होटल की जानिब से पंजाब टूरिस्ट डिपार्टमेंट से पाकिस्तान होटल एक्ट 1976 के तहत 4 या 5 स्टार रेटिंग का लाइसेंस नहीं लिया गया था। यानी वो होटल जो अभी बना नहीं और उसके पास 4 या 5 स्टार होटल का लाइसेंस नहीं था, उसको क्यों जारी किया गया एक लाइसेंस शराब बेचने का, और ये भी उसका इख्तियार नहीं था बल्कि महकमा एक्साइज का इख्तियार था। तो जिस वज़ीर आला से ये सवाल पूछे जा रहे हैं और उन पर करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं, बल्कि और भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी खबरें हैं करप्शन के हवाले से, तो वो लाहौर में एक नया मंसूबा ले आए हैं। अब पता नहीं ये नौकरी बचाने का मंसूबा है या वाकई शहर बनाने का मंसूबा है। बज़ाहिर ये मंसूबा बहुत शानदार है जिसमें बैराज बनेंगे। अब बैराज वहाँ बनता है जहाँ पानी की फरावानी हो, और लाहौर और रावी तो कई सालों से सूखा पड़ा है, और इतने अरसे से सूखा है कि लाहौर के रावी के आसपास लोगों ने घर तामीर कर लिए, क्योंकि पानी अब आता नहीं। एक ज़माने में पानी था, सैलाब आता था, अब पानी नहीं है। तो सवाल ये कि बैराजेस बनाने के लिए पानी कहाँ से आएगा। भारत ने तो कई सालों से हमारे दरियाओं का पानी रोक रखा है, और वक्त गुजरने के साथ साथ सबसे बड़ा दरिया रावी खुश्क हो गया है। तो खुश्क रावी पर बैराज कैसे बनेगा, 45 किलोमीटर मुहित झील कैसे बनेगी। तो कहने वाले तो कहते हैं कि ट्रक की बत्तियां और ख्याली पुलाव ये 2 साल से जो बन रहे हैं अब भी उनका सिलसिला जारी है। और अब एक बहुत अहम खबर है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में कुछ कशीदगी आई है। वजह क्या है और अब क्यों सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया हुआ कर्जा वापस लेना शुरू कर दिया है, इसी पर बात कर रहे हैं ऑन द फ्रंट में रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब साहब। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। कि वो यमन की फ़ौज के ऊपर नाराज़ हो गया सऊदी अरब नवाज शरीफ गवर्नमेंट से, उसके बाद तो वो बड़ा खुश हो गया इमरान खान गवर्नमेंट से, $6 अरब रुपया दे दिया आपको। उसके बाद उन्होंने फिर विड्रॉ कर लिया।
वो इस पे नहीं दिया जनाब। जनाब आपके बताइए। ट्रुप्स हैं वहां पे, आपकी फौज है वहां पे, आपका इन्फ्लुएंस है एक हाथ का। हाँ जी। आपने पैसा लिया, आपको पता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा जाके वहां पे निगोशिएट करके आए थे। हाँ जी मुझे पता है। ये इनको जरा पर्सपेक्टिव में देखिए आप। हमारा जो मसला उनके साथ है वो आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस का है। पॉलिटिकल एफिलिएशन आपकी ईरान के साथ है, आप ईरान को अबंडन नहीं कर सकते। क्या सऊदी अरेबिया को ये हजम होगा? वो उसको काउंटर करेगा इंडिया के साथ रिलेशनशिप रख के। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप अपने हर हमसाये के साथ ताल्लुकात बिगाड़ लें, लिहाजा तो ईरान जनरल के साहब साथ आप ये तो नहीं इंप्लाई कर रहे कि बाजवा साहब एक बड़ा अच्छा काम करके आए थे नेगोशिएशंस, लेकिन नहीं, इस नहीं, गवर्नमेंट की तो फौरन आपने जब कहा, जी मैं भी कह रहा हूँ, कहा तो मैंने नाम कर दिया, लेकिन मुझे का नाम निकाल दें उसमें से। नहीं सर मैं मान रहा हूँ, उसमें खुश हैं तो निकाल दें। नहीं मैं आपको बताता उस पे इंसिस्ट नहीं हूँ करता। मेरा मैं सवाल तो इंसिस्ट नहीं सुन लें, मेरा सवाल सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बाजवा साहब निगोशिएट करके आए और पाकिस्तान के मुस्लिम ममालिक खासतौर सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए, हमें ये एड भी मिली। लेकिन अब उसका इम्प्लाइड मीनिंग ये भी लिया जाए कि वो जितने अच्छे काम किए थे बाजवा साहब ने निगोशिएट करने के बाद हमारे ताल्लुकात ठीक हुए, तो हमारे फॉरेन ऑफिस ने उस सब की जो है पे पानी फेर दिया एफर्ट्स के ऊपर, बाजवा साहब की भी और हमारी एफर्ट्स पे भी, और ये उन्होंने आज पैसे वापस मांग लिए। नहीं, ये बात नहीं है। सऊदी अरेबिया की अपनी माली पोजीशन बड़ी खराब है, वो कर्जे ले रहे हैं, आपको कर्जे दे के बैठे हुए, खुद वो कर्जे ले रहे हैं। तो क्या आपसे पैसा मांग लिया तो बुरा काम किया उन्होंने? देखिए, कोई इस बात को तस्लीम करे या ना करे, मगर बहुत सी ताकतों ने ये तस्लीम कर लिया है कि नवाज शरीफ की पॉलिसी दुरुस्त थी और सी पैक ही पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। 2 साल बाद गलती का एहसास होने पर हमने एक बार फिर चीन के साथ अपने मामला ठीक कर लिए और सी पैक पाकिस्तान की तरजीहात में वापस आ गया, जो अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब के लिए तकलीफ का बायस है। अभी तो सऊदी अरब ने पैसे वापस लिए हैं, उसके बाद यूएई अपना कर्ज वापस मांगेगा, और अगर ट्रंप का इलेक्शन सर पे ना होता तो और तालिबान अमन माहिदे में पाकिस्तान का नुमाया किरदार ना होता तो अब तक हमारी शामत आ चुकी होती। तो असल लड़ाई सी पैक और गवादर के हवाले से है। नवाज शरीफ के इक़्तिदार में बाहर होने की एक बड़ी वजह सी पैक था, इस पर मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूँ। इसी सी पैक की वजह से अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई नवाज शरीफ से नाराज हो गए थे, जिस पर इन कुव्वतों ने मिलकर नवाज शरीफ के इक़्तिदार से बाहर निकालने में खासा रोल अदा किया था। तो खान साहब के इक़्तिदार में आने के बाद सी पैक पसे मंजर में चला गया था। ग्वादर एयरपोर्ट को तफरीही और साहली शहर बनाने की बजाय ऑयल पोर्ट बनाने का एग्रीमेंट हो गया। अब कुछ अरसे से हमने दोबारा सी पैक करना शुरू कर दिया है और सी पैक पर मुआहदे भी हो रहे हैं, बात भी हो रही है, क्योंकि ताकतवर हल्के इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो सऊदी अरब खित्ते में चूंकि अमेरिका का नुमाइंदा समझा जाता है और सऊदी अरब की नाराज़गी का मतलब यही है, अमेरिका फिर से नाराज़ होने के मूड में है, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ नहीं करता। और जब आप सी पैक पर काम तेज करेंगे, जब करेंगे, तब अमेरिका को प्रॉब्लम होगी। चीन और ईरान के दरमियान जो हाल ही में तेल का 25 साला मुआहदा हुआ है, इसने तो सारी सूरत हाल ही बदल दी है। इस मुआहदे की वजह से ईरान ने भारत को अपने कई अहम मनसूबों से बाहर कर दिया है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान से अमेरिका का अमन मुआहदा करा के भारत का अफगानिस्तान से रोल पहले ही ख़त्म कर रखा है। तो पाकिस्तान ने अपनी चीन के साथ और ईरान के साथ पोजीशन बेहतर कर ली है। और जबकि तुर्की, जो कि 2-3 साल पहले हमने देखा पाकिस्तान और तुर्की बहुत ही नवाज शरीफ के दौर में बहुत काम हो रहा था, तुर्की फिर एक बार पाकिस्तान के साथ जो है मामला उसके खासे बेहतर हुए, जिसके बाद पाकिस्तान के सियासी हालात में तलातम का आना यकीनी है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। अब कुछ दोस्तों की बात करते हैं। दोस्तों के पास भी खबर है पंजाब में तब्दीलियों के हवाले से, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं रिपोर्टर्स। और बाकी वज़रा थे तो उनको एक आपके भाई ने कहा, आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह नैब को मिल चुके हैं? मिल चुके हैं। तो उस्मान बुज़दार साहब क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी हम किसी कीमत पर नहीं कर रहे थे, हमने लिख के 4 दफ़ा भेजा है, हमारे से ज़बरदस्ती बुला के
साइन करवाए गए और पूछे। तो फिर नया वजीर आला कौन होगा? ये तो आप बताए ना, आपकी तो नजर जो बड़ी सब हकायक पर होती है। जो सब कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा, फिर चलें आगे चलते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि नैब दायरा तंग कर रहा है वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पे भी और चौधरी बिरादरान पे भी, और मुतवक्के, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का जो इजलास हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि जो उस्मान बुज़दार को अगर हटाया गया तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब होंगे। तो इसका मतलब ये है कि फिर ये पूरी गेम ही पंजाब की चेंज होने जा रही है, यानी पूरे मुल्क की होने वाली है। आला अदारों ने कहा है पहले कि पंजाब सिंध की बात गवर्नमेंट करें, तब्दील करें। सर पहले लगता यूँ है कि खान साहब को लाने वालों ने फैसला कर लिया है कि जिन्होंने उन्हें मायूस किया है उनको भी उस इल्ज़ाम के तहत फारिग किया जाएगा जो इल्ज़ामात ये दूसरों पर लगाते थे। तो खान साहब के बेशतर साथियों पर आजकल जो सबसे अहम इल्ज़ाम लग रहा है वो करप्शन का है, और ये बात खान साहब को समझ नहीं आ रही कि जिन्हें वो बहुत काबिल समझकर ओहदे दे रहे थे या ओहदे दे चुके हैं और उनको इसलिए नहीं हटा रहे क्योंकि उनको हटाने से खान साहब की अना मजरू होती है, तौहीन होती है। तो फिर वो लोग करप्शन के इल्ज़ामात पर क्यों फारिग हो रहे हैं? खान साहब ने उस्मान बुज़दार को भी अपनी ज़िद और अना का मसला बनाया हुआ है, अब उन पर भी इल्ज़ाम लग गया है, उनके खिलाफ वादामा गवाह भी मौजूद है। तो उस्मान बुज़दार अगर पहले चले जाते, इज्जत से फारिग हो जाते, तो उन पर एक इल्ज़ाम था कि वो इनकॉम्पिटेंट है, पंजाब बड़ा सूबा है, वो उसको रन नहीं कर पा रहे। लेकिन अब तो उन पर बैक टू बैक करप्शन के इल्ज़ाम लग रहे हैं और एक के बाद एक स्टोरी नज़र आ रही है। तो खान साहब भी लगता है उस वक्त तक किसी को नहीं हटाते जब तक उस पर करप्शन का इल्ज़ाम न लग जाए या बंदा जलील ना हो जाए। उस्मान बुज़दार की तब्दीली तो तयशुदा है, आज नहीं तो कल उन्हें जाना ही जाना है, लेकिन लगता यूँ है कि जब तक उनके सीने पर करप्शन के मेडल लग नहीं जाएंगे उनकी छुट्टी नहीं होगी। तो पता नहीं खान साहब ने अपने साथियों को इस तरह दलील करने की कसम खाई है या फिर उन्हें समझ नहीं आ रही कि उनकी पार्टी में एक के बाद एक करप्ट निकलने का मतलब ये है कि ये सारे दाग उन पर लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज़ को नैब ने तलब किया है। 11 अगस्त को उन्हें सवालनामा भी भेजा गया है, तो सवालनामा भी आपको बताएंगे कि क्या उनसे पूछा गया है। लेकिन उससे पहले मुजीबुर रहमान शामी ने इस पर तज़किया दिया, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। आपने सर फरमाया, लेकिन एक ही बात थी जिस पे थोड़ा सा दिमाग अड़ गया कि भाई ये तो कोई मामला संजीदा है, क्योंकि वो लेटर्स भी मेरे पास मौजूद हैं। यानी फ्रीज़ की ज़मीन आपने 4 फरवरी को अमली तौर पर यहाँ पर रेजिडेंस नहीं बन सकती, और उसके अहकामात या उस बारे में डिसीजन जो ऑफिशियली हो रहा है वो 25 और 26 फरवरी को हो रहा है। ये थोड़ा सा बहरहाल सर एक ऐसा मामला है जो काबिल तशवीश है, देखिए सोचा जा सकता है। ज़रई ज़मीन वो जो इलाका है वो ज़रई ज़मीन है या सकनी ज़मीन है, उसमें कोई इतना कीमत में फ़र्क भी नहीं पड़ सकता रातों रात, क्योंकि वो इलाका जो है वो अभी तक गैर आबाद इलाका है। तो ये देही इलाकों में अगर इस पे डिटेल में हम क्या जा सकते हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो उससे निपट लेंगे, उनको जवाब उनको पेश होंगे, जवाब देंगे। ठीक है, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जितनी संगीनी से इसको पेश किया जा रहा है वो संगीनी हकीकी तौर पर मौजूद नजर नहीं आती, क्योंकि ये सकनी और ज़रई और ये देखिए मसला ये नहीं है कि मरियम नवाज़ के खिलाफ नैब के केस में जान है या नहीं, केस कितना मजबूत है या कमज़ोर है, मसला उसकी टाइमिंग का है। जब भी अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ थोड़ी सी एक्टिव होती है उधर से नैब एक्टिव हो जाती है। कभी गंदे नाले का केस निकाल लेते हैं, कभी ज़मीनों का मसला उठा लेते हैं। तो मकसद सिर्फ एक ही नज़र आता है कि किसी तरह अपोजिशन को टफ टाइम दिया जाए और उन्हें मुकदमात में उलझा दिया जाए। अब ये बड़ा मजबूत परसेप्शन है जो कि पिछले 2 साल में नैब ने अपने कंडक्ट से बनाया हुआ है। तो पंजाबी की एक मिसाल है कि जेड़ा खा दिया गाजरा टेढ़ों दे पीड़। तो मरियम नवाज़ के केस में अगर कोई गलती या किसी से कुताही हुई है तो जिन्होंने किया वो भुगतेंगे, लेकिन केस का बाहर नुक्ता ये है कि मरियम नवाज़ की अराजी के आसपास ग्रीनलैंड का फैसला 26 फरवरी को हुआ था, 2 फरवरी को उस पर एक्शन हो गया, यानी पहले हुक्म जारी और बाद में नोटिफिकेशन हुआ। तो इसका जवाब तो हुक्म जारी करने वाले देंगे।
ज़मीनों की खरीदारी और इंतकाल के मसाइल के बारे में कानूनी पेचीदगी कोई नई बात नहीं है। इस केस में दो बातें हैं। एक तो ये देखिए कि अगर कोई ज़मीन खरीदी गई है जो कि महंगी थी, उसको सस्ती खरीदने के लिए कोई गड़बड़ की गई है तो बात समझ में आती है, या फिर कोई और लीगल जो ट्रांसफ़र का मसला होता है वो कोई मसला होगा। अगर ज़मीनों की खरीदारी और इंतकाल के मसाइल पर सज़ा होने लगे तो बनीगाला केस में तो फिर खान साहब बहुत पहले नाहल हो चुके होते। नैब ने मरीम नवाज़ को जो सवालनामा भेजा है उसमें उन्होंने मरीम नवाज़ से 1440 कनाल अराजी की रसीदें मांगी हैं। तो नैब की जानिब से मरीम नवाज़ को जो सवालनामा भेजा है उसके मुताबिक वो तमाम दस्तावेज़ात 11 अगस्त को अपने हमरा लेकर नैब के सामने पेश हो। नैब की जानिब से मरीम नवाज़ को मुख्तलिफ मौज़ाजात में हासिल की गई अराजी से मुतल्लिक़ तफसीलात जमा कराने की हिदायत की गई। उनसे पूछा गया है कि ज़मीन खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आया, अराजी की खरीदारी पर कितना टैक्स और कितनी ड्यूटी दी, 1400 कनाल में से अगर कोई ज़मीन बेची गई है तो उसकी तफसीलात फराहम करें। ज़मीन किस मकसद के लिए खरीदी गई, कमर्शल या फिर ज़रई काश्त के लिए। नैब के मुताबिक मरीम नवाज़ ने रायविंड में खिलाफ कानून अराजी इंतहाई सस्ते दामों खरीदी। शरीफ ख़ानदान की जानिब से 2013 में 3568 कनाल अराजी खिलाफ कानून खरीदी गई और सबसे ज़्यादा ज़मीन 1936 कनाल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा शमीम बीबी के नाम पर मुंतकिल की गई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नाम 12-12 एकड़ ज़मीन मुंतकिल हुई जिसमें LDA के कवायद व ज़वाबित को नज़रअंदाज किया गया। नैब के मुताबिक 2015 में साबिक DG LDA आहद खां चीमा के तवस्सुत से लाहौर का मास्टर प्लान तब्दील किया गया। शरीफ फैमिली की ज़मीन के इर्द गिर्द तामीरात को रोकने के लिए तमाम रकबे को ग्रीन लैंड करार दिया गया। तो ये वो सवाल है जो पूछे गए हैं जिनका जवाब 11 अगस्त को नैब मरीम नवाज़ से चाहती है। आगे बढ़ते हैं और वज़ीर इत्तलात शिबली फराज गुफ्तगू कर रहे हैं नदीम मलिक से। क्या फरमाते हैं, मौजूद सुखन क्या है, ज़रा देखते हैं। वॉच शिबली फराज। कि जो बाहर से पैसे आए हैं वो कैसे आए हैं तो आप बताएं ना जी। आपके पास एक सेकंड ना, मैं बताता हूं। हम ये कहते हैं वो तो मुल्क में आए हैं, आप हमें ये बताएं कि आप मुल्क के पैसे बाहर ले गए हैं सर। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की फॉरेन फंडिंग और अगर खास तौर पर ऐसी एंटिटी से हो जो अलाउड नहीं है तो दैट इज इलीगल। इंपॉर्टेंट पार्टी बैन हो जाती है। आई जस्ट वांट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव ना, दिस इज माय राइट। नो आई एम रिस्पोंडिंग इन अ ये ना बताएं कि रिमिटेंस आई है उसके अंदर। नहीं, ये नहीं कह रहे हैं कि जी हमें वो इन्होंने वो उसमें डाल दिया TT में और उसमें। I mean, for God's फॉरेन sake. फंडिंग किसने की थी जिसके ऊपर ये बार बार सवाल उठा रहे हैं? इन्होंने 10 मिनट लगाए हैं उसके ऊपर। फॉरेन फंडिंग किसने की? देखिए, फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान तरीके से इसलिए तो इनको होती है कि जितने भी एक्सपैट्रिएट्स हैं, जितने भी किसने की थी वो फॉरेन फंडिंग? हमारे पाकिस्तानी जो हैं जो बाहर से आए हैं। कोई फॉरेन नेशनल था, कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा था? देखें, जब आपकी डोनेशन होती है तो आप उसका ना मजहब पूछते हैं, आपको पता है कि उसका मैं विदाउट नोइंग द डिटेल्स मैं आपको एक बताऊं ना, एक सेकंड जी, एक सेकंड। देखें, या तो ऐसी डोनेशन होना कि जी आ गई है $1 मिलियन की, $500,000 की आ गई। ये तो वो डॉलर्स के अकाउंट है जिसमें किसी ने जब कभी फंड रेजिंग होती है जो कि अमेरिका में बिल्कुल कितने डॉलर आए हुए उसके अंदर मुझे नहीं पता जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट नो। फंडिंग किसने की हुई है? पाकिस्तानी है सर, सवाल या जो भी डिनर्स किए हुए हैं जिन्होंने, उनका इल्जाम और है। नहीं, इनका तो काम ही इल्जाम लगाना है ना। ये तो इल्जाम अगर इनका है तो हमारे तो 100 इल्जाम है जिसकी जुबैर साहब से पूछे थे। जुबैर साहब, आपके पास कोई नाम है और अमाउंट है? देखिए, हुक्मरान जमात पर एक संगीन इल्ज़ाम फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से है जिसका पस मंज़र ये है कि तहरीक इंसाफ को बहुत सी ऐसी ताकतों ने या ऐसे लोगों ने फंड किया है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, बल्कि बहुत से शायद पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें समझी जाती हैं। और उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में यानी 2013 में और 2017 में 18 में जब इलेक्शन हुए तो उसका जो इलेक्शन कैंपेन थी उसकी जो फंडिंग थी, उसका सोर्स ऑफ फंडिंग, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इलेक्शन कैंपेन में पैसा लगा, इलेक्शन में कामयाबी हासिल हुई, तो उसी के अंदर दूसरा इल्ज़ाम ये है कि पार्टी के अंदर बहुत सा पैसा जब बाहर से आया वो पार्टी को गया ही नहीं, उसे ज़ाती इस्तेमाल में लाया गया। तो ये सारे इल्ज़ामात जो फाउंडर मेंबर है PTI के उन्होंने लगाए हुए हैं। तो ये वो वाहिद केस है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये साबित हो जाए कि खान साहब की जमात को मशकूक फंडिंग हुई है तो पार्टी बैन हो जाएगी। अब मुझे नहीं पता मशकूक हुई है या नहीं हुई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने खान साहब को बहुत पैसा दिया था और बैरून मुल्क आपको पता लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। वो साकिब निसार सब चले जाए उनको पैसे मिल जाते हैं, खान साहब चले जाए उनको पैसे, जो भी
बैरून मुल्क जाके पाकिस्तान की बात करता है तो लोग पाकिस्तान को बहुत पैसा देते हैं। अब अगर इसमें कोई मशकूक फंडिंग है और वो साबित हो जाती है तो पार्टी भी बैन हो जाएगी और खास साहब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लेकिन हुक्मरान जमात ने इस पर एक तो 4-5 साल स्टे ऑर्डर लिए रखा, अब भी ये केस इल्तवा का शिकार है और इस केस में जवाब नहीं जमा कराते। तो इसी से जो डाउट पैदा होता है कि दाल में कुछ काला है, वरना खान साहब तो खुद ट्रांसपेरेंसी का नारा लगा कर आए हैं। तो जो जमात ट्रांसपेरेंसी का नारा लगा कर आए उसे किस बात का खौफ हो सकता है? उन्हें तो चाहिए कि इस केस को चलाकर उसमें से सुरखरू होकर निकलें और मुखालिफिन की बोलती बंद कर दें। लेकिन इसके बरक्स हो ये रहा है कि उस केस को डिले किया जा रहा है, जिससे मज़ीद शकूक पैदा हो रहा है कि वाकई को गड़बड़ है। यहाँ पे लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको कुछ और अहम खबरें आपसे शेयर करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और शाजिब खानज़ादा गुफ्तगू कर रहे हैं BRT मंसूबे के हवाले से। देखते हैं कि क्या फरमाते हैं शाजिब खानज़ादा। बनने वाले मेट्रो मंसूबों से बेहतर करार देते थे, वही अब तहरीक इंसाफ के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। दिलचस्प बात यह है कि पेशावर मेट्रो का मंसूबा शुरू करने से पहले तक इमरान खान इस तरह के मंसूबों की मुखालफत करते रहे। नून लीग के लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद के मेट्रो मंसूबों को जंगला बस का नाम देते रहे और उनकी लागत पर सवाल उठाते रहे कि ये इतने महंगे क्यों हैं। पहले देखिए खान साहब क्या कहते थे, फिर आपको बताएंगे कि इन सब का मवाजना कैसे होता है पेशावर मेट्रो से। क्या आपको मेट्रो की जरूरत थी या बेहतर अस्पतालों की जरूरत थी? बजाय बिजली बनाने के जंगला बस सर्विस बना दी। जो पैसा अवाम पे खर्च होना होता है वो 200 अरब की ऑरेंज ट्रेन और 150 अरब की 2 मेट्रो पे खर्च हो जाता है। सूबा को हमने वो सूबा बनाना है जिसमें हमने सबसे ज्यादा पैसा अपने इंसानों पे खर्च कर रहे हैं, मेट्रो पे नहीं, इंसानों पे पैसा खर्च कर रहे हैं। नवाज शरीफ का नया पख्तूनख्वा का मतलब कि यहाँ 50 अरब रुपए का मेट्रो का प्रोजेक्ट लग जाए, ना लोगों को तालीम मिले, ना इलाज हो उनका अस्पतालों में, ना वहाँ थानों में इंसाफ मिले, लेकिन बस एक प्रोजेक्ट बन जाए, इसमें बड़ी सी कमीशन बन जाए। उनके और हमारे सोच में बड़ा फर्क है। लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को इमरान खान जंगला बस कहकर पुकारते रहे, कहा बिजली बनानी थी। हाँ साहब, नवाज शरीफ के मंसूबों की मुखालफत ना करते, उसमें से खामियां ना निकालते, तो फिर सियासत किस पर करते? हाँ साहब ने तो कौम को यकीन दिला दिया था कि नवाज शरीफ के हर मंसूबे में करप्शन है, बल्कि नवाज शरीफ जो भी काम करते हैं वो गलत होता है। तो ये नैरेटिव उनका अवाम के लिए था, इदारों के लिए था। तो बड़े बड़े ताकतवर समझदार लोग ये थ्योरी बाय कर गए या बाय कर चुके हैं कि वाकई साबिका हुकूमतों ने बड़ी करप्शन की है, और जब भी कोई मंसूबा शुरू होता है उसका मतलब करप्शन होता है। इसलिए तो खास साहब 2 साल से कोई मंसूबा बना नहीं रहे, और मंसूबे चूँकि शुरू ही करप्शन की वजह से होते हैं। तो ये तो उनका नैरेटिव था पब्लिक के लिए, लेकिन चूँकि खुद भी कुछ करना नहीं आता था, लेकिन ये भी साबित करना था कि नवाज शरीफ से बेहतर काम कर सकते हैं। तो एक BRT मंसूबा कॉपी कैट शुरू कर दिया, बना हुआ मंसूबा। लाहौर, पिंडी, मुल्तान में मेट्रो बन चुकी थी, उसी तर्ज का एक पेशावर में बनाना था, तो शुरू कर दिया। तो खान साहब ने नवाज शरीफ को बदनाम करके हुकूमत तो हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद BRT भूल गए, और 2 साल में वो कोई भी एक ऐसा काम नहीं कर सके जिसका उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में वादा किया था, सिवाय अपोजिशन की मंजी ठोकने के। तो ना खान साहब BRT मंसूबे की वजह से इक़्तिदार में आए थे, ना BRT मंसूबे की नाकामी की वजह से वो इक़्तिदार से महरूम होंगे। इसी वजह से BRT मंसूबा तरजीहात में शामिल नहीं, 3 साल से इसलिए लटका हुआ है और पेशावर खंडर बना हुआ है। अब तो मसला इक़्तिदार में रहकर उसे बचाना है, और ये काम जो है खान साहब पूरी दिलजमी से कर रहे हैं। आगे बढ़ते और अब आपको साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से बताते हैं। साहब अदालत ने पाक लैंड रेफरेंस में नैब के दायरे इख्तियार के खिलाफ आसिफ जरदारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अब आसिफ जरदारी पर पीर के रोज़ फर्द जुर्म आयद की जाएगी। पाक लैंड रेफरेंस की जब समाअत हुई आज एहतसाब अदालत में,
तो पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की बरियत की दरख्वास्त की गई और फर्द जुर्म आयद करने की इस्तदा की। इस मौके पर आसिफ जरदारी ने खुद ही अपनी बरियत की दरख्वास्त वापस लेने की भी इस्तदा कर दी। तो डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब उन्होंने कहा कि तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद आसिफ अली जरदारी अपनी दरख्वास्त वापस नहीं ले सकते। मुलज़िम जानबूझकर तारीखी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। 1 माह फर्द जुर्म मौखर करवा कर आज जवाबुल जवाब पर दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। तो एहतसाब अदालत ने पार्कलैंड रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी को बरी करने, रेफरेंस खारिज करने और अदालती दायरा अख्तियार के खिलाफ आसिफ अली जरदारी की दोनों दरख्वास्तें रिजेक्ट कर दी और अब ये फैसला किया है कि पीर के रोज़ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म जो है वो इस केस में आयद कर दी जाएगी। अब कोरोना के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 782 नए केसेस सामने आए, जबकि मजीद 17 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 2,82,645 हो गई है, जबकि हुकूमत ने 15 सितंबर से स्कूल खोलने का ऐलान किया। प्राइवेट स्कूल्स ने हुकूमत का ये ऐलान मुस्तरद कर दिया। प्राइवेट स्कूल 15 सितंबर से पहले स्कूल खोलना चाहते हैं, लेकिन साथ ही एक रिपोर्ट आई है बच्चों के स्कूलों के हवाले से। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक अमेरिकी रियासत जॉर्जिया और इसराइल में स्कूलों को दोबारा खुलने और कोरोना के फैलाव की नई तफसीलात सामने आने के बाद ये बात मुशाहिदे में आई है कि स्कूलों और मौसम गर्मा के कैंपस में कोरोना वायरस ज़्यादा आसानी से फैल सकता है। अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि कोविड-19 की कम्युनिटी ट्रांसमिशन में बच्चे अहम किरदार अदा कर सकते हैं, यानी बच्चों के जरिए कोरोना फैल सकता है। ये दावा मुतअद्दिद इब्तदाई इंफॉर्मेशन से बिल्कुल अपोजिट है, जिसमें कहा गया था कि बच्चे शाज़ व नाज़िर ही अपने दरमियान या दूसरे लोगों में वायरस फैलाते हैं। ये जो शुरू में रिपोर्टें आई थी उनके मुताबिक बच्चों के जरिए कोरोना नहीं फैलता और बच्चों को कोरोना कम से कम होता है। लेकिन अमेरिकी रियासत में जो भी स्कूल खुले हैं वहाँ से ये रिपोर्ट सामने आ रही है, चूँकि अमेरिका में बहुत हाई है कोरोना और लैटिन अमेरिका की रियासत वहाँ पे अभी कोरोना बहुत पीक पे है। स्कूल कुछ खोले गए जिन रियासतों में, तो वहाँ ये शिकायत मसूल हुई है कि ये बच्चों से भी एक दूसरे में ट्रांसमिट हो रहा है। तो पाकिस्तान ने 15 सितंबर से स्कूल खोलने का ऐलान किया है, लेकिन पाकिस्तान में अमेरिका के निस्बत हालात बिल्कुल मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में कोरोना बिल्कुल अपने डाउनवर्ड की जानिब है। कुछ माहिरीन ये कहते ज़रूर है कि इसका जो दूसरी वेव है वो नवंबर सितंबर में आएगी, तो उसके लिए खाब मुख्तात रहने की ज़रूरत है। लेकिन चूँकि हुकूमत ने फैसला कर लिया 15 सितंबर को स्कूल खोलेंगे, तो 15 सितंबर तक अभी काफ़ी वक्त है। अगर इस दौरान कोरोना बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे चला गया तो स्कूल खुल जाएंगे, अगर नहीं गया तो मेरा ख्याल है फिर स्कूल खोलने का फैसला आगे चला जाएगा। प्राइवेट स्कूल तो इसलिए स्कूल जल्दी खोलना चाहते हैं कि ज़ाहिर है स्कूलों के भी मामलात हैं, उनके तनख्वाहें देना या उनकी आमदनी का इशू है, उनको किराए देने हैं, तो वो जल्द से जल्द स्कूल खोलना चाहते हैं। फ़ीसों की वसूली नहीं हो रही। लोगों ने बच्चे जब से कोरोना आया तो बहुत से लोग फीसें जमा नहीं कराते। वो समझते हैं कि जब दोबारा स्कूल खोलेंगे तो नया एडमिशन करा लेंगे तो पिछली फ़ीस जो वेव ऑफ हो जाएगी। तो कुछ इस किस्म की सूरत हाल के बायस ये कहते हैं। अब अमेरिका में आपको बताएं या दुनिया भर में बताएं, दुनिया भर में तो कोरोना बड़ी तेज़ी से भी खासकर जो लैटिन अमेरिका की तरफ है और भारत, ये 2-3 ऐसे मुल्क हैं जहाँ बहुत हाई है। 7,17,680 मवात है। 1,92,00,000 यानी ऑलमोस्ट 2 करोड़ लोग दुनिया भर में कोरोना से मुतासर है। और सबसे बड़ी तादाद अमेरिका में 50,32,179, जहाँ 1,62,804 लोग जो है वो कोरोना के बायस मर चुके हैं। ब्राज़ील में 29 लाख है, 29,17,000, और ब्राज़ील में 98,644 मौत हो चुकी है। बड़ी तेज़ से मौत हो रही है। उसके बाद भारत की बारी आ जाती है। भारत में 20,25,000 से ज़्यादा लोग मुतासर हैं और 41,638 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। तो पाकिस्तान में यानी थैंक्स गॉड के कोरोना के पिछले 24 घंटों में टेस्ट भी बहुत ज़्यादा, यानी 20,000 से ज़्यादा टेस्ट हुए, जिसमें तकरीबन 700 कोरोना के मरीज़ निकले। और बहुत से तो सूबे और शहर ऐसे जहाँ कोरोना बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। आज़ाद कश्मीर वो इलाका है जहाँ एक दिन में कोरोना के सिर्फ 8 मरीज़ जो है वो आइडेंटिफाई हुए हैं, यानी लेवल खासा नीचे चला गया है। और अब ये अल्लाह की मेहरबानी है कि पाकिस्तान से कोरोना आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो रहा है। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाज़िर होंगे मज़ीद खबरों, तबसरों, तज़कियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ़ राय से
इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।